हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सेवन फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मिसलेनियस टॉपिक भी बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा ये एक लेफ्ट ओवर टॉपिक है। सीधी बात बोलूं, ये एक लेफ्ट ओवर टॉपिक है। मतलब अब सारा बैलेंस शीट खत्म हो चुका है। लास्ट क्लास मेरी एक बैलेंस शीट पे फॉर्मेट थी, बहुत डिटेल पे मैंने आपको बात कर दी। इतनी डिटेल वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन बेटा बस क्या है ना, मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप कहीं अटके ना। मैं आपको सारी चीजों पे टेस्ट करवाऊंगा बेटा, सारी चीजों में कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। बेटा 2025 का जो साल है ना, वो एक ऐसा साल है जहां पे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। ये आप देख ही पा रहे होंगे बेटा। ये सेम चीज दिखने को मिल रही है सीएमए यूएसए में भी। बेटा जनवरी से टर्म स्टार्ट हुआ था, सारे ट्रेंड की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी बेटा सीएमए यूएसए में। इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो पहले कभी अटेम्प्ट में पूछे नहीं जा रहे थे बेटा। ऐसे अटेम्प्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ऐसे टेस्ट हो रहे हैं टॉपिक्स जो ज्यादातर पूछे नहीं जाते थे, बहुत पहले कभी पूछे जाते थे। सिलेबस क्या चेंज हुआ, इन्होंने तो बेटा अंडररेटेड कांसेप्ट्स को बिल्कुल ही ओवररेट कर दिया है ना। ऐसा हो गया। तो बेटा हम कहीं भी जाके भी रिस्क नहीं ले सकते, एक एक चीज हमको पढ़नी पड़ेगी। बाकी बेटा सीधी बात, मैं आपको कभी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता ही नहीं, मैं तो रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। मेरे लिए सीएमए एक कोर्स थोड़ी ना बेटा, ये तो आपके लिए है, आपको पास करना है ना। मुझे तो आपको एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाना है। आप बेटा बस एक दीवार पर डिग्री से जाने के लिए थोड़ी ना ले रहे होगे मुझे, आप डॉलर खर्च करने बस एक दीवार पर डिग्री से जाने के लिए ले रहे हो नहीं, ऐसा प्रोफेशनल बनने के लिए ले रहे हो ना। इसके एप्लीकेशंस, इसकी जो वैल्यूज, क्या कहते हैं, सॉरी, नॉलेज है, वो आप एप्लीकेशन जो इसकी है, आप अपने जो एग्जिस्टिंग करियर है या जो आप करने वाले हैं उसमें लगाना चाहते हैं ना, तो बेटा वो तो फिर जो मैं आपको बोलूंगा वैसे लगाओगे ना। कि बुक में तो बेटा लिमिटेड है, किताब तो लिमिटेड है, उसके अंदर सारी चीजें नहीं फिट करी होती। उसकी एक लिमिटेशन है बेटा, उसको प्रिंटिंग कॉस्ट बचानी है, राइटर की लिमिटेशन है, अब इतना लिखेगा भाई, कितना लिखेगा, थोड़ी हर चीज नहीं लिखी जा सकती बेटा। तो आपको तो चीजें समझनी पड़ेगी, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, बैकग्राउंड जो फैक्टर है, वो तो पहले देखने पड़ेंगे ना, क्या है सपोर्टिंग्स। तो मुझे आपको ये बेटा समझानी है। तो इसी के लिए बेटा एक कंसेप्ट है अजम्पशंस, आपको मेरे सामने लिखा हुआ मैंने, की प्रिंसिपल्स एंड कंसिडरेशंस फॉर सीएमए यूएसए। मतलब ये कुछ की एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीएमए यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सीएमए यूएसए, बस मैं सीएमए यूएसए की बात कर रहा हूं, कहीं और किसी कोर्स की बात नहीं हो रही, सीएफए सीपीए इन सब की बात नहीं हो रही। अब बात करते हैं सीएमए यूएसए की। सीएमए यूएसए में बेटा कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ अजम्पशंस या कन्वेंशन जो भी मैं बोलूं, हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, या ऐसी बात बोलूं, आपका कमांड उन पे बहुत अच्छा होना पड़ेगा। हालांकि बेटा मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट या उसका जो फंडामेंटल है एज अ होल, सीएमए यूएसए प्रैक्टिशनर के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आप ऐसा सीएमए यूएसए बन रहे हो और आपको गैप आईएफआरएस के बीच में कुछ पता ही नहीं है क्या है, तो बेटा आप एक अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे अगर आपने पास कर लिया किसी तरह। लेकिन एक रियल लाइफ में अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटेंट कभी नहीं बन पाओगे। सारा खेल ही दुनिया में जो अकाउंट्स का है, सारा का सारा प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स का है। अरे ऑडिटिंग ही इस पे है। लोग ऑडिटिंग बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, जगह जगह दुनिया में जा रहे हैं। बेटा सब प्रिंसिपल का गेम है, क्या बात कर दी आपने। आप प्रिंसिपल की ही धज्जियां उड़ा रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आप कैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे? सीधी बात है बेटा। तो आज आपके सामने कुछ मैंने ऐसे कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स रख दिए जो सीएमए यूएस में बहुत ज्यादा चलते हैं बेटा। हालांकि सिर्फ इतने जो मैंने आपके सामने लिखे, जैसे ये दो तीन आपके सामने दिख रहे हैं आपको, सिर्फ इतने नहीं है। आप बोलोगे सर इससे ज्यादा तो मैं आपको बता दूं, हाँ बेटा आपको पता होगा, नो डाउट। लेकिन हमारे सीएमए यूएसए के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि बेटा वो जो बाकी है वो एक सीपीए के लिए, एक अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर के लिए बेटा, वो ठीक है, जो प्रैक्टिस करता है अकाउंट्स उसके लिए है, जो ऑडिट कंडक्ट करता है उसके लिए। सीएमए यूएसए का काम तो बेटा ज्यादा बस एक इंटरनल ऑडिट और उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिट का एक्सपीरियंस है, आपको पता है, काउंट हो जाएगा। लेकिन सीएमए कभी भी एक्सटर्नल ऑडिट थोड़ी ना करता है, नहीं करता बेटा वो। हाँ वो अलग बात है, अगर कॉस्ट ऑडिट है वहां तक उसका है फील्ड बेटा, कॉस्ट ऑडिटिंग में, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आता है बेटा, ठीक है, ओके। स्टैट ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है वो ज्यादातर सीपीए के पास रिजर्व है बेटा उसका, राइट, ठीक है। इंटरनल ऑडिटिंग में जो हेल्प होती है बेटा, उसके लिए जो फैसिलेशन कराते हैं, है ना, वो लेकिन सीएमए कराता है बेटा। चलिए ओके, मैं आपको बताता हूं बेटा। पहला प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है वैसे, ठीक है, इसको प्रिंसिपल बोल देते हैं लेकिन ये एक अजम्पशन भी है, ठीक है। चलिए, इसको लोग जनरली प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मैंने आपके सामने लिखा भी है, ये एक अजम्पशन है बेटा, सीधी बात है। अब एक्चुअली इसको आजकल इसलिए प्रिंसिपल बोला जाता है बेटा, प्रिंसिपल इसलिए बोलने लग गए क्योंकि अब ये एक फैक्ट बन गया है।
प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत बन गया, एक फैक्ट बन गया कि भैया बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसलिए बेटा बोल दिया जाता है। लेकिन ये कन्वेंशन है बेटा, अनऑफिशियल है। एक्चुअली ये एक अजम्पशन है, ठीक है। अब अजम्पशन क्या होती है बेटा? अजम्पशन मतलब एक धारणा, सॉरी सॉरी, एक एक क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक धारणा होती है कि भैया आप एक चीज मान लेते हो, एक चीज मान के चलते हो। अजम्पशन मतलब मान के चलना कि भैया हम ये मान के चल रहे हैं। हो सकता है बेटा ऐसा ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपनी चीज इजी बनाने के लिए मान लेते हो यार ये ऐसा ही है, बस। टेक्निकल हो सकता है, जैसे बेटा अकाउंट्स में हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं एक धंधे को लेके कि यार धंधा एक बार आपने सेटअप कर लिया ना, अभी चलता रहेगा। हालांकि बेटा ये जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल बता चुका हूं, बहुत डिटेल में बता दी बेटा मैंने आपको। एक्चुअल कंसेप्ट वाली मैंने क्लास ली थी, गोइंग कंसर्न वाली मैंने क्लास ली थी, मटेरियलिटी कंसेप्ट सब समझा चुका हूं। एएससी 606 का थोड़ा सा आपको मैंने बताया भी था वहां पे, सारा समझा चुका हूं। ये चीजें रिपीट हो गई हैं। हाँ जी बेटा, तो क्या है ये गेम, क्या गेम है? तो बेटा ये गोइंग कंसर्न मतलब हम एक ऐसा मान के चलते हैं, एक धंधा बेटा अगर आपने बना लिया, अब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा टिल परपेचुटी। परपेचुटी मतलब बेटा अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। हालांकि इस दुनिया में कोई भी चीज इन्फिनिटी नहीं है बेटा, सीधी बात है। लेकिन धंधे के पॉइंट में हम ये बोलते हैं मतलब धंधा चलता रहेगा, मतलब बंदा जिसने धंधा स्टार्ट किया वो बंदा निकल जाएगा, लेकिन वो जो धंधा है बेटा, इट विल बी ऑपरेटेड इन अनफोर्सेबल फ्यूचर, टिल अनफोर्सेबल फ्यूचर बेटा, ऐसा है। लेकिन वो बंदा सीज टू एग्जिस्ट हो सकता है बेटा, बंदा सीज टू एग्जिस्ट है लेकिन धंधा नहीं होगा, धंधा चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो जनरेशन टू जनरेशन उसके फिर चलाएंगी। हालांकि बेटा ये एक जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है, ये एक जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है वो धंधा बंद हो जाए। ऐसे कितने बिजनेसेस है बेटा जो एक या दो जनरेशन चला उसके बाद बंद हो गया। तो यहां पे तो गोइंग कंसर्न नहीं काम कर रहा है, इसलिए उसका प्रिंसिपल बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी मैं बोलता हूं प्रिंसिपल बेटा मतलब एक सिद्धांत, एक यूनिवर्सल ट्रुथ, वो तो होगा ही होगा। अरे सूरज है बेटा, वो एक जगह से निकला है तो दूसरी तो वो उदय हुआ है तो फिर अस्त तो होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना वो आपके हिसाब से चला है, ऐसा नहीं होता। इसलिए बेटा वो अजम्पशन, इसलिए यहां पे हमने इसको प्रिंसिपल नहीं बोला, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल होता, इसका मतलब बिल्कुल ट्रुथ होता, इसका मतलब कोई भी सिचुएशन आती ये चीज ठीक होती। लेकिन हम तो रियल लाइफ में ऐसा देख रहे हैं बेटा, कितने बिजनेसेस हैं जो अनंत काल तक चलते नहीं बेटा। से ये हो सकता है उसी जनरेशन तक चलाओ। एक बंदा जिसने स्टार्ट किया उसका धंधा नहीं चला, उसने बंद कर दिया, कहां चला टिल परपेचुअल, कहां गया गोइंग कंसर्न? नहीं गया गोइंग कंसर्न। इसलिए तो बेटा ये सिर्फ एक अजम्पशन है, आपको मान के चलना है, ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है। दूसरी बात, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी ये होता है कि बेटा धंधा और बंदा हम हमेशा अलग अलग मान के चलेंगे, लेकिन ये जो धारणा है ये भी एक असम्पशन है, ये भी एक असम्पशन है, ये कोई जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है बेटा। लीगैलिटी की बात करूं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो बेनिफिट या कंसेप्ट की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेट ही एंजॉय करती है। लेकिन एक कॉर्पोरेट एंजॉय करती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में, बिजनेसेस में, जॉइंट वेंचर्स में, जनरली जॉइंट वेंचर में थोड़े एक्सेप्शंस है, उसके बाद में बात करेंगे। लिमिटेड पार्टनरशिप में भी कुछ एग्जांपल, लिमिटेड जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई। नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो बेटा वहां पे धंधा और बंदा हमेशा सेम माना जाएगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, मतलब लीगल का चश्मा अगर आप लगा के देखो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो धंधा और जिसने धंधा स्टार्ट किया वो हमेशा हम सेम मानेंगे। सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने धंधा स्टार्ट किया। अब उस बंदे ने बेटा धंधे के नाम पे एक लोन ले लिया, लेकिन अब वो धंधा कह रहा है कि मैं ये लोन नहीं चुका सकता। तो आपको तो अब वो ये बोलेगा, अब वो जो उसके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसको लोन दिया, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसने उसको लोन दिया, वो कोर्ट में चलेगा, इसको स्यू कर दिया। तो ये कह रहा है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर कह रहा है, अरे मैं कैसे दूंगा, मेरे पे क्यों आ रहे हो, मैं कैसे दूं? धंधे से बात करो, सेपरेट लीगल एंटिटी यार, सेपरेट लीगल एंटिटी है ये इससे बात करो, मुझसे मत बात करो। ये हम और ये अलग अलग हैं। ये इसका उधार है, मैं इसका क्यों उधार दूं? इसने लिया है, ये नहीं दे पा रहा, तो बेटा कोर्ट आपकी गर्दन पकड़ लेगा। मतलब कोर्ट आपको ये बोलेगा कि भैया तू हो या तेरा धंधा हो, तुम दोनों सेम हो, तुम दोनों सेम हो, अलग अलग नहीं हो। मतलब अगर धंधा डिफॉल्ट करता है लोन पे तो तुमको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, तुमको ही पे करना पड़ेगा। और अगर तुम भी दिवालिया हो गए हो, इंसॉल्वेंट घोषित कर रहे हो, तो तुम्हारी एसेट्स, वैसे तो बेटा इंसॉल्वेंट तब होता है जब आपके पास एसेट्स भी नहीं होती। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है देने को, तो तुम्हारी पर्सनल एसेट्स डिटैच हो जाएंगी।
वो पूरा का पूरा क्लेम ले सकता है क्रेडिटर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हारी एसेट्स पे, ओनरशिप ले सकता है तुम्हारी। इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं करता बेटा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही पार्टनरशिप के साथ है, पार्टनरशिप में भी बेटा यही सेम कंसेप्ट है। आपकी एसेट्स पार्टनर, अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में आपने कोई लोन ले रखा है पार्टनर के धन फर्म के नाम पे और आप उसको नहीं चुका पा रहे, तो सारे के सारे पार्टनर्स आर पर्सनल लायबल। पर्सनल लायबल ये एक्सेप्शन एक इंडिया में बेटा, जैसे पार्टनरशिप है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वहां पे एक एक्सेप्शन है, ऐसे यूएस में भी है बेटा, ठीक है। सेपरेट पर्पस के लिए अगर बनाई गई है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या आपने अपने क्लॉज में लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी, वो अलग गेम है, वो अलग गेम है। तो आई होप बेटा ये है लीगल, लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है बेटा, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, वहां पे सेपरेट लीगल का एंटिटी चलता है। जैसे पब्लिक कंपनी है, उसने कंपनी के नाम पे एक लोन उठा रखा है, तो बेटा उसकी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स पर्सनल लायबल नहीं है अगर वो कंपनी डिफॉल्ट कर देती है, लॉ उनको नहीं बोल सकता, समझ रहे बेटा। यहाँ पे लेकिन कुछ कैपिटल, हाँ कैपिटल तक कुछ गेम है, वो गेम है, लेकिन बेटा वो आपके सीएमए यूएसए के लिए इतना नहीं है, सीपीए के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। इक्विटी जब डिटेल में आएगा ना, वहां पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा। चलिए, तो बेटा वहां पे पर्सनल, आप अभी ऐसा समझो पर्सनल ऐसे डायरेक्टर की नहीं निकल जाती वहां पे देने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह, तो इसे कहते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बेटा एक और सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट होता है। सर अभी ये जो बताया फिर ये क्या था, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से था बेटा। एक और होता है सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मतलब आप ये कह रहे हो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट अलग है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अलग है? हाँ बेटा मैं ये कह रहा हूं बेटा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेपरेट एंटिटी अलग है, उसमें वो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं करता, पार्टनरशिप में काम नहीं करता, कॉर्पोरेट्स में काम करता है, मतलब स्पेसिफिक दे रखा सबके हिसाब से, बिजनेस स्पेसिफिक है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है सोल प्रोप्राइटर हो, जॉइंट वेंचर हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, सब पे सेपरेट एंटिटी है। मतलब आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए धंधा और बंदा हमेशा अलग मान के चलोगे ही चलोगे। दिस इज द रूल ऑफ, दैट्स द रूल ऑफ थंब बेटा। ये होता है रूल ऑफ थंब, मतलब करेगा ही करेगा काम बेटा। अकाउंट्स आपने देखा होगा, जब भी बेटा आप 11th क्लास से सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटेंसी कर रहे हैं बेटा, आप वहां पे हमेशा धंधा और बंदा हमेशा को अलग अलग मान के चेक करते थे। प्रूफ दिखाऊं, प्रूफ बताऊं बेटा? आप वहां पे बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, वहां पे लाइबिलिटी में कैपिटल लिखते थे, कैपिटल वर्ड लिखते ही अलग अलग हो गया। कैपिटल वर्ड जैसे ही आपने लिखा, ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए बेटा। कैपिटल क्यों लिख लो बैलेंस शीट में, क्यों लिख रहे हो? एक धंधा है, उसकी शीट, धंधा अपनी फर्म है, वो अपनी कैपिटल क्यों लिखेगा, अपना ही बैंक बैलेंस। वो ये दिखाता है कि भैया ये जो ओनर है उसने मुझे इतना पैसा दिया है। धंधा अपने धंधा ये कहता है ये जो ओनर है उसने मुझे इतना पैसा दिया, अब मेरी लायबिलिटी है ये धंधे से इसका पैसा चुकाना। अब या तो एक बार पूरे में चुकाएगा जब लिक्विडेशन हो जाएगी, या प्रॉफिट के थ्रू थोड़ा चुकाएगा। ठीक है, इसका मैंने सारा गेम आपको समझा रखा और आगे भी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा कैसे चलता है बेटा ट्रांजैक्शन एक मालिक और एक धंधे के बीच में। बेटा धंधे और मालिक के बीच में ट्रांजैक्शन अकाउंट होता है, वो एक ट्रांजैक्शन अकाउंट होता है, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चलती है। सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सारा गेम समझा दूंगा अकाउंटेंसी का, सारे सीक्रेट्स अनलॉक हो जाएंगे अकाउंटिंग के बेटा, जैसे रियल लाइफ में अकाउंटेंसी जैसे अकाउंटेंट करते हैं। चलिए बेटा, ओके। तो ये है गोइंग कंसर्न बेटा, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक्रूअल मतलब बेटा कैश बेसिस से ऑपोजिट है। यहां पे बेटा एक्रूअल मतलब धंधा, आपने बेटा कोई रेवेन्यू आपको हो गया, रियल लाइफ में तो बेटा आपको 10 रुपए भी मिल गया, आप उसको इनकम मान लेते हो कि भाई मेरी इनकम हो गई, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंसी एक अलग ही प्लेनेट है बेटा, ऐसा मान के चलो, एक अलग से प्लेनेट है, अपना अर्थ नहीं है, वो एक अलग प्लेनेट है। आप अगर उस प्लेनेट पे जाके यही इनकम करोगे तो बेटा अकाउंटेंसी आपको बोलेगा जरूरी नहीं है ये तुम्हारी इनकम है। वो तुम आप लोगों से एक सवाल पूछेगा, क्या कि क्या ये जो तुझे इनकम मिली है तूने इसका कॉरस्पॉन्डिंग खर्चा करा है? या आप अपने रियल लाइफ में बेटा एक लेस का चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो, सोचो आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, आपने 10 रुपए का खर्चा करा, तो बेटा आप अपने रियल लाइफ में बोल दोगे खर्चा है। लेकिन अगर ये अकाउंटिंग के प्लेनेट में आके आप खर्चा करोगे ना 10 को और लेस खरीदोगे, जरूरी नहीं है बेटा आपका खर्चा हो जाएगा। आप मतलब अलाउ नहीं करेगा अकाउंटिंग आपको पीएनएल में डेबिट करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करने के लिए, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट, बेटा खर्चा तो है ही, जेब से पैसा नहीं गया, लेकिन तब भी आपको अलाउ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अलाउ नहीं करते प्रीपेड रेंट को इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करने के लिए। क्यों? खर्चा तो है। रियल लाइफ में तो उसको हम खर्चा बोल देंगे, चाहे एडवांस में खर्चा हुआ, आप ये बोलते हैं भाई मेरा खर्चा हो गया।
लेकिन एक्चुअली अकाउंट्स या अकाउंटेंसी आपसे एक सवाल पूछेगा, ये जो तुझे खर्चा तेरा हुआ है, क्या इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट भी तुझे अभी मिल गया? फॉर एग्जाम्पल आपने चिप्स का खरीदा, रियल लाइफ में तो आपने खरीद लिया, लेकिन अकाउंटेंसी के प्लेनेट में आपने वो चिप्स का पैकेट खोला, सॉरी चिप्स खरीदा, लेकिन खोला नहीं, खाया नहीं, लेकिन खर्चा कर दिया, तो अकाउंटेंसी बोलेगा दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट कैनॉट बी एडमिसिबल टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। वाई? क्योंकि बेटा आपने खर्चा कर दिया लेकिन चिप्स खोल के खाया नहीं, आपको उसका बेनिफिट तो मिला नहीं। अरे चिप्स का खर्चा इसलिए करा ताकि बेनिफिट ही तो मिले, नहीं मिला ना। इसे कहते हैं एक्रूअल सिस्टम। हालांकि इतना डिटेल में समझा चुका है, इसलिए बस ट्रेलर में समझा है। मटीरियलिटी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीएमए यूएस है और हर प्रोफेशनल के लिए, एसीसी हो गया, सीपी हो गया, सबके लिए। बेटा मटेरियल मतलब आपको अपनी फाइनेंशियल में हर एक मटेरियल ट्रू एंड फेयर व्यू एंड, इसे वैसे फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एक अलग कंसेप्ट है। मटेरियलिटी कंसेप्ट मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन दिखानी है, छुपानी नहीं है। क्योंकि अगर आपके ऑडिटर ने बेटा गलती से पकड़ लिया तो वो सीधा सीधा आपको एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा और लिख देगा कि भैया इसने मटेरियलिटी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करा, मटेरियल इंफॉर्मेशन इसने कंसील करी है, छुपाई है। क्यों? हो सकता है बेटा आपको उससे कुछ गेन हो रहा हो, आपको बेटा गेन हो रहा मतलब जैसे बेटा सोचो सत्यम कंप्यूटर्स है बेटा, सब बात करें उसकी, सत्यम कंप्यूटर बेस्ट एग्जांपल है बेटा। उसकी फाइनेंशियल आपको पता ही है, आप तो ये बहुत पॉपुलर केस है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिल्कुल माइनस में बेटा, बेकार थी बिल्ला, लेकिन उसने उसको कंसील करा, उसके ऑडिटर्स ने उसकी मदद लेकर उनसे छुपाया, मटीरियल इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छुपाया बेटा। इससे एक और प्रिंसिपल का उल्लंघन होता है, ट्रांसपेरेंसी या फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बेटा आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, इसका मतलब आप ट्रांसपेरेंट व्यू दे ही नहीं रहे अपने यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सारी चीजें बता ही नहीं रहे, मतलब आप चीजें फुली डिस्क्लोज कर ही नहीं रहे, सीधी बात है बेटा। इसलिए बेटा मटेरियल कंसेप्ट मतलब आप अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, सीधी बात है बेटा। कंपेरेबिलिटी बेटा, बैलेंस शीट का ये मैं क्या बता रहा हूं, कंपेरेबिलिटी बेटा, बैलेंस शीट जो आप बनाते हो बेटा ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कंपेरिजन का बेटा। बेटा एक होता है इंटरफर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्राफर्म कंपैरिजन, अब बहुत ज्यादा डिटेल में समझा चुका हूं पार्ट 2 के सेक्शन ए में, ठीक है। क्या होता है ये कंपेरेबिलिटी? बेटा जब भी रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं बेटा वो कंपैरेटिव पर्पस के लिए बनती हैं, आप देखेंगे कभी उनकी, तो बेटा आप देखेंगे वो प्रीवियस ईयर, ये यूएस गैप में भी है बेटा, यूएस गैप की बात कर रहा हूं। यूएस गैप में बेटा क्या है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को करके बनती है। आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देख लेना, स्पेशली स्पेसिफिकली यूएस की, वो बेटा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर जरूर लिखते हैं, ये यूएस गैप में भी लिखा हुआ है ऐसा। इससे क्या है बेटा, एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एक इंसाइट मिल जाता है कि यार पिछले साल इसकी करंट एसेट्स इतनी थी, अब इस साल इतनी हो गई, अच्छा तो इस बार मतलब कुछ तो हुआ है, इस बार कैश फ्लो बढ़ने के चांसेस हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ने के चांसेस हैं। अरे नॉन करंट एसेट से करंट एसेट इतना बढ़ गए, तो बेटा इससे पता चलता है, वो रेशियोज फिर बाकी फिर कंपैरेटिव एनालिसिस बनेगी, वो अलग है कंसेप्ट। तो बेटा इजी होता है कंपैरिजन के लिए। बेटा बात यहां खत्म नहीं हुई, ये तो हो गया इंट्राफर्म, अपने से ही अपना कंपेयर करना, फिर होता है इंटरफर्म, अपने को दूसरे परफॉर्मेंस, दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। आपने देखी मेरी इतनी है करंट एसेट्स, सामने वाले कंपेटिटर की इतनी एसेट्स है, लेकिन कुछ गेम है, इसका क्या गेम है, ये क्या चीजें फॉलो कर रहा है। बेटा ये सब चीजें मुझे आपको सेक्शन बी में पार्ट 1 के पढ़ाना है, टेंशन मत करो आप, ये सारा का सारा मैं आपको सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा अभी। इसका जो एक अगला सेक्शन है बेटा, वो उसको सेक्शन को हल्के में मत ले लेना बिल्कुल भी, वो है बिल्कुल थ्योरी चैप्टर लगता है आपको, लेकिन वो सबसे टेक्निकल चैप्टर है, और सीएमए यूएसए के बेटा एमसीक्यू में भर भर के क्वेश्चन उसी में से ही आते हैं, सबसे भर भर के आते हैं। एक और टॉपिक है सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इन तीनों में से तो बेटा बस ऐसा है जैसे एग्जामिनर को यही पसंद है और कोई पसंद ही नहीं, इन भर भर के क्वेश्चन पूछता है इनसे, भर भर के बेटा। तो सेक्शन बी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कैसे है, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी बेटा मदद करता है, ठीक है। चलिए यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस बेटा, ये अभी मैंने एक सेकंड में छोड़ा, इस पे पूरी एक डिटेल, इसका नेक्स्ट लेक्चर ही है बेटा, वो पूरी एक डिटेल क्लास इस पे डालूंगा बेटा, पूरी डिटेल क्लासेस, इसको अभी स्किप करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अब बेटा वो तो मैंने आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको मदद करता है। अरे बेटा मैंने आपको एक क्लास बताई थी जिसमें मैंने आपको इंटर रिलेशनशिप पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो आपको पता है ना बेटा बैलेंस शीट कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में मदद करती है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा ना, तब आपने वहां पे दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि बेटा सिर्फ बैलेंस शीट से आप कैश फ्लो कैसे बना सकते हो। एनालिसिस के लिए तो मदद करती है, इनकम स्टेटमेंट में आपकी मदद करेगी बेटा, बहुत चीजों में रिटेन अर्निंग बेटा, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने में बेटा आपकी मदद करेगी। चलिए ठीक है,
बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा क्या है? स्नैपशॉट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा। बैलेंस शीट बनती क्यों है? औकात दिखाने के लिए। सीधी औकात है बेटा, कंपनी की औकात दिखती है। अरे घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, हर चीज है बेटा। इनसे मतलब वो अपनी एसेट्स, अपनी औकात दिखाता है ना। तो बेटा दुनिया में औकात दिखती है ना, वो एसेट से दिखती है। सीधी बात है, कितना भी अर्न कर लो, लेकिन जब तक दिख नहीं रहा मटेरियल में तो बेटा कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा आपकी क्या है? फाइनेंशियल एसेट दिखाती है। ये तो बस एक एग्जांपल है नकली वाला, घर है, बंगला, गाड़ी। बेटा एक्चुअली लॉजिक क्या है? देखो आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स दिखती हैं, लाइबिलिटीज भी दिखती हैं। तो बेटा एक रेशियो है करंट, वो आपकी क्या है, वो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। बेटा वो अभी बताओ, पार्ट 2 का कंसेप्ट है। उसमें मैं वो क्या दिखता है? वो सॉल्वेंसी रेशियो है बेटा। बैलेंस शीट से आपकी सॉल्वेंसी दिखती है, आपकी लाइबिलिटीज है, कॉरेस्पॉन्डिंग उतनी एसेट्स है। तो यूजर ये देखता है इसने इतना लाइबिलिटी है भाई साहब, इसने इतना उधार उठा रखा है, इतना उधार उठा रखा है। अब अगर ये सारे के सारे उधार वाले इसके घर में आ गए पैसा मांगने, तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पास इतनी एसेट्स है? तो बेटा ये है, तो वो एसेट मतलब आपकी औकात दिखा देगा, ऑन स्पॉट आपकी औकात दिखा देगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले यूजर्स देखेंगे नहीं बेटा इसके पास इतनी एसेट ही नहीं है, तो वो आपको देख लेंगे ये तो इंसॉल्वेंट कंपनी है, इसमें पैसा नहीं लगाएंगे, ये तो बैंकरप्ट होने वाली है, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी आने वाली है यहाँ पे जल्द। बेटा ऐसा है, तो ये जल्दी बता, ये क्या है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है। हालांकि इन डिटेल बेटा पार्ट 2 में, ये पूरा का पूरा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है पूरा पार्ट 2 है बेटा, सेक्शन है। ठीक है, एसेसिंग लिक्विडिटी, फिर से वही कंसेप्ट रिपीट हो गया। अरे बेटा एसेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी क्या है? बैलेंस शीट आपकी लिक्विडिटी बताती है। क्या है बेटा? लिक्विडिटी में कुछ रेशियोज होती हैं, लिक्विडिटी में कुछ रेशियोज होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, लिक्विडिटी में बेटा कुछ रेशियोज होते हैं। ये रही बेटा, ये देखिए, ये कुछ रेशियोज मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये सब बैलेंस शीट का काम है। देखिए बैलेंस शीट में बेटा क्या है, आपकी मदद करता है लिक्विडिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क सॉल्वेंसी, सॉरी सॉल्वेंसी एंड रिस्क। ठीक है, रिस्क एक बेटा डिटेल टॉपिक है। कुछ रेशियोज हम बनाते रहता है किसमें? लिक्विडिटी रेशियोज में। ये हमारा पार्ट 2 का कंसेप्ट है, वहीं रिजर्व रहने देंगे, पार्ट 1 में आपको नहीं पढ़ना। फिर भी बेटा कुछ रेशियोज हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये करंट रेशियो हो गई। ठीक है, करंट रेशियो हो गई बेटा, ये रही करंट रेशियो हो गई आपकी। क्विक रेशियो हो गई बेटा, इसको एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। कैश रेशियो होगी, और भी कुछ रेशियोज होती हैं, जैसे कैश फ्लो रेशियो हो गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रेशियो हो गई, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गई, और भी कुछ रेशियोज होती है। और भी इनसे भी ज्यादा रेशियोज होती हैं, है ना। वेटेड करंट रेशियो होती है बेटा, अभी आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना। चलिए, करंट रेशियो बेटा ये बताता है एक्चुअली, बेसिकली अगर मैं सीधी बात बोलूं कि बेटा आपने जितनी करंट लाइबिलिटी ले रखी है, अगर ये अभी के अभी आपके घर में आ गई, मैं मतलब सीधे सीधे अभी मैच्योर हो जाए, आपके पास इतनी करंट एसेट्स हैं उनको पे करने के लिए, ये बताती है। क्विक रेशियो चुटकी बताती, मतलब आप मान रहे हो अभी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी वाले आपके घर में आ गए, आप खाना खा रहे थे, पढ़ रहे थे, अभी अभी के भी आ गए, तो क्या बेटा ऑन स्पॉट आप उनको पेमेंट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी रफा दफा कर सकते हो। इतनी एसेट्स हैं, उन्हें क्विक एसेट्स बोलते हैं, क्विक एसेट्स। तो वो जनरली उसका एक तरीका होता है बेटा निकालने का, क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स में से जब आप अपनी इन्वेंट्री माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जाके बेटा आपका क्या कहते हैं, क्विक एसेट्स आएंगे। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, वो पार्ट 2 के लिए रिजर्व रखा हुआ है। कैश रेशियो, ठीक है, कैश एंड वो सीधी सीधी बात है, करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए सच में फील वाला रोकड़ा, एक्चुअली असलियत में कैश के लिए कितना पेमेंट है, वो कितना है, बस ये बताता है। ठीक है, तो बस बेटा ये बैलेंस शीट एक्चुअली आपको ये सब बताता है सॉल्वेंसी के लिए और लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी के लिए बेटा कुछ अलग रेशियो है, लिक्विडिटी के लिए कुछ अलग रेशियोज है। सॉल्वेंसी के लिए जैसे बेटा डेट टू इक्विटी हो गया, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी हो गया, ठीक है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो हो गया, ये सब कुछ बेटा रेशियोज है। डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड है, एक सीए में, यूएसए में बेटा बहुत ज्यादा ये पॉपुलर बनने लग गई है, डेट टू टोटल कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, चलिए बेटा, इवैल्यूएटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, बेटा बैलेंस शीट से आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर पता चल जाता है। कैसे? मैं बताता हूं बेटा। बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं ना, ये देखिए, ये बैलेंस शीट है, ये देखिए बेटा, ये बैलेंस शीट है, ये रही। इसमें बेटा आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, एक कैपिटल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा बेटा? ये है बेटा, ये देखो, ये है बेटा इक्विटी और ये है लाइबिलिटी। लोगों को पता चल जाएगा, जो भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कि भैया इसने ये जो टोटल पैसा उठाया है, बेटा आपको पता है पैसे उठाने के दो सोर्स हैं, एक तो बेटा इक्विटी से और एक है डेट से। तो बैलेंस शीट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपना मेजर पोर्शन जो पैसा धंधे में लेके आए हो, कहां से लेके आए हो, घर से लेके आए हो, बाहर से लेके आए हो। तो आपको बैलेंस शीट से सब इतना इतना पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप ओनर्स इक्विटी आपकी टोटल 60% है, और आपकी ये जो करंट लायबिलिटी, सॉरी, आपके टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटी 40% है। इसका मतलब जो धंधे में आपने पैसा उठाया है, 60% आपने इक्विटी से उठाया, 40% आपने बाहर से उठाया, उधार से उठाया।
वाइस वर्सा भी कर सकते हैं बेटा आप इसका, ठीक है। तो वैसे ये डिटेल भी बेटा कंसेप्ट पार्ट 2, ये सब कंसेप्ट पार्ट 2 के बेटा, आप टेंशन मत लो, बस ये थ्योरी है। एडवांटेजेस क्या होगा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा, तो बेटा बैलेंस शीट आपको ये बताती है। आप एक रेशियो निकाल सकते हो, ये चीज पता कर सकते हो कि भैया धंधे में से कितना परसेंटेज, कितना पोर्शन इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट का है। कैसे निकालोगे बेटा, ये जो टोटल आता है ना, टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इसमें आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है इसमें से बेटा, ओनर का अलग रखना है, उसका परसेंटेज निकाल लेना। जैसे बेटा मैं आपको बात करूं, टोटल ओनर्स इक्विटी है ना, टोटल ओनर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को प्लस करना है, फिर उसके ऊपर लिखना बेटा ओनर्स का कितना, आपका उसका परसेंटेज आ जाएगा। टोटल लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी में बेटा फिर आपको वही सेम चीज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में बेटा आपको ऊपर वो लिखना है लॉन्ग टर्म डेट, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो आपको एक रेशियो पता चल जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, आपके पार्ट 1 के लिए कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा ये सब, कोई टेंशन मत लो। चलो, ये तो अभी जल्दबाजी में पढ़ाना पड़ रहा है बेटा, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, बेसिस फॉर फाइनेंशियल रेशियोज। अरे बेटा बैलेंस शीट के बेटा आधी से ज्यादा रेशियोज तो बनती बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो जैसे एक्टिविटी रेशियोज है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो, लेकिन मार्केट रेशियो हो गए, जैसे ईपीएस हो गई, ईपीएस तो चलो आपकी उससे भी निकल जाएगी। मार्केट रेशियोज जैसे हो गई बेटा, आपकी सॉल्वेंसी रेशियो हो गई, आपकी अर्निंग कवरेज रेशियोज तो चलो उससे निकल जाएंगी। आपकी करंट रेशियो हो गई, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, मार्केट रेशियोज, ये ज्यादातर तो बेटा आपके बैलेंस शीट से निकलती है। तो बेटा बैलेंस शीट ही नहीं होगी, निकालोगे कैसे, ठीक है। तो बेटा ये रेशियोज निकालने में मदद करता है, ट्रेंड एनालिसिस में मदद करता है, बेंच मार्किंग करने में मदद करता है। बेंच मार्किंग के कंसेप्ट है बेटा जो पार्ट 2 में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 के सेक्शन बी में भी पढ़ाऊंगा। एक डिटेल कंसेप्ट है बेटा, मुझे इसमें थोड़ी सी डिटेल बात बतानी है आपको। बेंच मार्किंग अभी ऐसा समझो, आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया किसी चीज के लिए, ऐसा हो गया, मतलब बेंच मार्क फिक्स कर दिया। जैसे सीएमए यूएसए ने बेंच मार्क फिक्स कर दिया, पास होने के लिए बेंच मार्क बना दिया 360, अब इससे नीचे नहीं हो सकता। पास होने के लिए एटलीस्ट आपको बेंच मार्क, एक स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेगा 360 का, ये, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक बेंचमार्क बना देती है। बेटा सोचो आपने पिछले साल आपकी जो करंट एसेट्स थी इतनी की थी, अब इस साल आपकी बढ़ गई, तो बेटा अब आप ऑब्वियसली अगले साल फिर से करोगे, तो इस साल का रिकॉर्ड तोड़ोगे ना, या एटलीस्ट इतना मेंटेन करोगे, यू हैव रेज्ड द बार। तो बैलेंस शीट एक बेंचमार्क बना देती है। ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ा चुका, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्ट 2 के। डिसीजन मेकिंग में मदद करती है भाई साहब। अरे भाई साहब आपके पास इतनी एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हैं, आपको एक प्लांट लेना है नहीं लेना, कैश फ्लो सारा का सारा इससे बताता है। अरे जितनी भी सपोर्टिंग डिसीजन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सेक्शन सी सेक्शन डी में, वो बनते हैं बैलेंस शीट से है। वेरिएंस रिपोर्ट हो गई, सब बैलेंस शीट से बनेंगी। इन्फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बेटा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद करता है आपका। कैसे मदद करता है बेटा, मैंने आपको पढ़ा है ना, जैसे सेक्शन ई पार्ट 2 का पढ़ाऊंगा। आपको एक लैंड लेना है कि यार यहाँ पे प्लांट है, प्लांट बनाना है, मुझे एक नया प्लांट लेना, अब लू या ना लू, ये आपका मदद कौन करेगा, बैलेंस शीट मदद करेगा आपकी बेटा। बैलेंस शीट बताता है आपकी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, हालांकि बेटा ये एक डिटेल कंसेप्ट है पार्ट 2 सेक्शन ई का, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन, बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन में मदद करता है। अरे आपकी अभी इतनी कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो बेटा इतनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इतने आप पैसा लोगे, अरे आपकी बैलेंस शीट आपको ऑथराइज कैपिटल स्ट्रक्चर बताती है, भाई साहब इतने शेयर इशू कर सकता है। अब अगर आपको अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करनी है, वो भी बैलेंस शीट आपको बताएगा। ये सब है बेटा। रिस्क मैनेजमेंट में मदद करेगा। रिस्क मैनेजमेंट में कैसे मदद करेगा, ये भी डिटेल कंसेप्ट है बेटा, यहां नहीं पढ़ा सकता, सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा बेटा। आप बोलोगे सर सारा तो आप बाद में पढ़ाओगे, फिर पढ़ा क्या रहे हो, बेटा मैं अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सेक्शन ए के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये सब अभी पढ़ाने बैठ गया, फिर तो लेक्चर्स बहुत बड़े हो जाएंगे बेटा, फिर सेक्शन ए खत्म कब करेंगे हम, जो चीज बात के लिए रखी है वो तो तभी पढ़ेंगे ना बेटा। रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क सच एज हाई डेट लेवल्स और इनसफिशिएंट लिक्विडिटी। बेटा जब आपने रेशियोज ही बना लिया, आपको रेशियोज बताती है, आपका रिस्क लेवल ही तो बताती है कि भैया इतना ऊपर आ गया बचले, इतना नीचे चला गया बचले, कर ले कुछ, सीधी बात है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको मदद करता है, सेक्शन सी सेक्शन डी पूरा इसी पे है। अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, बेटा ये तो 11th क्लास का कंसेप्ट है। अकाउंट बेटा ओनर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होती है, ये तो बचपन में सबसे पता बेटा। आपकी बैलेंस शीट मैच होती है, ये तो आपको पता ही है बेटा। कंप्लीमेंटिंग अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पूरा लेक्चर इस पे डेडिकेट था, जब मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा टॉपिक था बेटा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे इनकम स्टेटमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या लिंक है, बैलेंस शीट का कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट से क्या लिंक है। तो बेटा बैलेंस शीट का अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक नहीं है। तो बेटा मैंने आपको डिटेल में टॉपिक बताया कि क्या है बैलेंस शीट, कुछ मटेरियलिटी, कुछ फालतू कंसेप्ट बेटा बताए, फालतू, हाँ बेटा ये लेफ्ट ओवर टॉपिक है ना, मिसलेनियस टॉपिक्स है, तो मैंने आपको ये सब बताया। हालांकि ये अगर मैं नहीं भी बताता तो आपको पता है, लेकिन फिर भी बेटा बताने जरूरी थे, क्योंकि बेटा ये लिमिटेशन सीए में यूएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, बोलता भी रहूंगा कि बेटा ये जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ सिर्फ फिर इसको बेटा एक सिनेमा में समझ के मत देखना बेटा। आपको अपना जो आपका स्टडी मटेरियल है वो जरूर पढ़ना है, जो भी आप स्टडी मैट फॉलो कर रहे हो बेटा करो। स्टडी मैट के बिना तो बेटा पासिंग का सपना है, सिर्फ हो नहीं सकते स्टडी मटेरियल, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज जो मैं दे रहा हूं ये सिर्फ एक ओरल नॉलेज है। टेक्निकल नॉलेज तो बेटा पढ़ के ही आएगी बेटा। मैं खुद आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं मैंने भी तो स्टडी मैट पढ़े हैं, क्या बात कर दी आपने, मैं कैसे दूर रहूंगा। बेटा स्टडी मैट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये जो लिमिटेशंस मैंने आपको दे रखे हैं, जो भी आपके स्टडी मटेरियल में लिमिटेशन है, एक बार उनको पढ़ना है बेटा। और एक बार पढ़ना, कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बेटा, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, जिन स्टूडेंट्स को सीएमए यूएसए जो एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।